Assalamu alaikum viewers, my name is Bilal Khan and I am your teacher for financial reporting FR paper of ACCA, and today we are going to learn about IFRS 15 again, and we will go towards step number 3 of IFRS 15 in detail. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियोस को लाइक भी कर दिएगा और जिनको ज़रूरत है इसकी उनसे शेयर भी कर लिएगा। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो पहले देखें, देन इस वीडियो पर आइएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली अगर आपने वो लास्ट वीडियोस नहीं देखी, स्पेशली फॉर IFRS 15, क्योंकि हर वीडियो कनेक्टेड है। अकेली वीडियो कोई भी नहीं है, तो हर वीडियो कनेक्टेड है, तो आपने लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगी और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकेगी। तो आए स्टेप नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, स्टेप नंबर 3 जो है बेसिकली वो है डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस को जानना। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 3 हमारा यही था, हमने लास्ट 2 वीडियोस में स्टेप्स देख लिए थे, अब हम दोबारा नहीं देख रहे। वैसे यहाँ पे थोड़ा आप अगर आगे मैं जैसे बढ़ूंगा वीडियो में तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, अगर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। तो डिटरमिनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस इज स्टेप नंबर 3। तो आए इसको रीड कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है, और इसको समझते हैं बेसिकली ये है क्या, इसमें और क्या चीजें एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस के, वो हम इसको समझते हैं। The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. सही है जी, ये as per IFRS 15 definition है ट्रांजैक्शन प्राइस की। ट्रांजैक्शन प्राइस इन सलीस लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज, बेसिकली आप अगर गुड्स खरीद रहे हैं या वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं या सर्विसेज, कोई आप जैसे कि हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, आप सैलून जाते हैं, तो आप वहां से हेयर कटिंग करवाते हैं, बियर्ड बनवाते हैं, तो उसके बाद आप उसको एक प्राइस देते हैं, उसको एक कंसिडरेशन देते हैं, उसको पैसे देते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स में। दैट इज बेसिकली ट्रांजैक्शन प्राइस इन फॉर सर्विसेज। सही है, क्योंकि जो हेयर ड्रेसर की होंगी वो सर्विसेज होंगी, और अगर इस तरह गुड्स हैं, जैसे हमने नॉर्मली पोटैटो की एग्जांपल ले रहा होता हूँ, तो पोटैटोज अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी आप पोटैटोज परचेज करने के बाद उसको कंसिडरेशन देंगे, पैसे देंगे, अमाउंट इन मनी टर्म्स देंगे, दैट इट वुड बी योर ट्रांजैक्शन प्राइस। सही है जी। अमाउंट्स कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी सच एज सेल्स आर एक्सक्लूडेड। ट्रांजैक्शन प्राइस में कभी भी टैक्स वगैरह, जो सेल्स टैक्स वगैरह होता है, शामिल नहीं होता। अदर देन दैट ट्रांजैक्शन प्राइस होती है। द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर में इंक्लूड फिक्स्ड अमाउंट, वेरिएबल अमाउंट्स और बोथ। अब ट्रांजैक्शन प्राइस के मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि अब हम देखने वाले हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस जस्ट सिंपल एक हम पोटैटो की एग्जांपल ले लें या हेयर ड्रेसर की एग्जांपल लें, इस तरह से नहीं होती। रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, क्योंकि IFRS 15 इज जस्ट नॉट फॉर गुड्स एंड not just for potatoes and hairdresser like services. There are various other services as well, the various other businesses as well. तो उन सब पर अप्लाई होता है। दुनिया में जितने, दुनिया जहां में जितने बिजनेसेस हैं जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, तो वहां पर सब पर अप्लाई होता है। तो इसलिए इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस में। When determining the transaction price, an entity shall consider the effects of the following variable consideration. Variable, वेरिएबल मीन्स वेरी करेगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ये क्या होती है हम आगे चल के देखेंगे। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है आज की इसी वीडियो में हम देख रहे होंगे। नॉन कैश कंसिडरेशन, ये क्या होती है, ये भी आज ही हम देख रहे होंगे। नॉन कैश मतलब जो आप कैश में कंसिडरेशन ना दे रहे हो, जैसे कि बार्टर के अंदर होता था कि अगर आप एक चीज देकर दूसरी चीज ले, वो तो एक्सचेंज होता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंसिडरेशन की फॉर्म में फॉर एग्जांपल गोल्ड दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर परचेज किया और आपने सेलर को गोल्ड दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, दैट वुड बी योर नॉन कैश कंसिडरेशन। और ऐसा भी हो सकता है नंबर 4 पॉइंट में कि कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर, आपको कंसिडरेशन मतलब सेलर को ही कस्टमर को कंसिडरेशन देनी पड़ रही हो। ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है, वो हम अभी देखने वाले हैं, जो ऊपर हमने डिस्कस किया।
अच्छा जी, in determining the transaction price, an entity must consider if the timing of payment provides the customer or the entity with a significant financing benefit. Significant financing benefit दे रहा है तो that would be your financing component. इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली फाइनेंसिंग बेनिफिट कैसे अराइज होगा, ये नॉर्मली टाइमिंग की वजह से अराइज होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉमिस किया कि मैं 1 साल 2 साल बाद जो है पेमेंट करूंगा, तो उसमें फाइनेंसिंग बेनिफिट कैसे, इन फाइनेंशियल टर्म्स और इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे आप ये भी कह सकते हैं कि दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द कस्टमर टू टू गेट अ फाइनेंसिंग बेनिफिट। कैसे, जैसे कि 2 साल के बाद वो पेमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म्स में, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसको एक अपॉर्चुनिटी बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट कॉस्ट नहीं है, बेनिफिट हो रहा है कि वो क्या करेगा कि हो सकता है वो 2 साल के लिए वही पैसा बैंक में रखवा दे और बैंक में इंटरेस्ट अर्न कर ले उस अमाउंट के ऊपर जो वो 2 साल के पीरियड के अंदर देगा। तो दैट इज अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट और फाइनेंसिंग बेनिफिट फॉर द जो है कस्टमर। दैट इज वाई इसने ये हमें यूज किया है विद अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग बेनिफिट। If there is a significant financing component, then the consideration receivable needs to be discounted to present value using the rate at which the customer would be able to borrow। अगर आपने F9 पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, FM पढ़ा हुआ है, तो आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि भाई 2 साल बाद अगर पेमेंट कर रहा है तो वो क्या करेंगे, हम उसकी फिर फाइनेंसिंग बेनिफिट को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम 2 साल बाद पेमेंट कर रहे होंगे, तो इस वजह से हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, एक नीचे एग्जांपल मैं अभी लेने वाला हूँ, इसके बारे में फर्दर पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग में इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ये वो चीजें हैं जिससे पता चल जाता है कि ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। तो आपने एग्जाम में भी ये देखना है कि फाइनेंसिंग बेनिफिट तो नहीं है कहीं उसके अंदर, तो आपने पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि वेरिएबल कंसिडरेशन है या नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है, नॉन कैश कंसिडरेशन है या नहीं है। तो आपने एग्जाम्पल को जो उसमें सिनारियो बताया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर वो पढ़ना है और उससे आइडेंटिफाई करना है कि ये केस कौन सा है, इधर ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट का केस है, पेबल टू अ कस्टमर का केस है, वेरिएबल कंसिडरेशन का केस है, या फिर जो है ये मतलब कौन सा केस है ये। तो ये आपने इसमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन एंड द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि मैंने बताया टाइम लैग है और डिफरेंस है कि वो जब उसने प्रॉमिस किया था और जब गुड्स उसको मिल रहे हैं और जब वो पेमेंट कर रहा है उसके अंदर दूसरा दूसरा क्या लिखा है, a significant length of time between the transfer of the promised goods or services to the customer and the payment date और उसमें जो उसने प्रॉमिस किया है उसके दरमियान है। तो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है और कंसिडरेशन और गुड्स के अंदर वो कंसिडरेशन पहले ले ली या बाद में ले ली, या उन्होंने गुड्स पहले ले लिए और वो बाद में पेमेंट कर रहा है, तो उस तरह से सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग बेनिफिट अराइज हो जाता है। तो आए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी है, इसी के ऊपर है। एग्जाम्पल है, रड कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2011। हम इसको कह लेंगे कंट्रोल ऑफ द इक्विपमेंट ट्रांसफर्स टू द कस्टमर ऑन दैट डेट। The price stated in the contract is $1 million and is due on 31 December 2013। यानी कि वो एक इक्विपमेंट सेल कर रहा है 2011 में, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया ऑन दैट डेट, उसी डेट पे कर दिया ट्रांसफर, लेकिन जो पेमेंट करेगा 1 मिलियन की इज ड्यू ऑन 31, 2 साल बाद देगा तकरीबन। अच्छा, मार्केट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर 10%। जैसे कि मैंने इनिशियली बताया कि उसको फाइनेंसिंग बेनिफिट किस तरीके से होता है, तो इसलिए इन्होंने 10% का हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कि वो 2 साल में हो सकता है बैंक में रखवा के उस पर पैसे पे इंटरेस्ट कमा ले। ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सप्लेन हाउ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ राइट कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। फाइनेंसिंग कंपोनेंट 2011 पे ट्रांसफर कर रहा है, वही बातें लिखी हुई हैं, और 2013 में पेमेंट कर रहा है, 2 इयर्स का टाइम है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू मैंने किस तरीके से निकाली हुई है, 1 मिलियन जो इसकी टोटल पेमेंट थी उसको डिवाइड कर दिया 1.1 और 1.r/2, क्योंकि 2 इयर्स का टाइम है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 826,446। देन हर साल इसकी अनवाइंडिंग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि IS16 के अंदर हमने देखा था डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, उसी तरीके से ये हुआ है। 10% से इंटरेस्ट रेट निकाल रहा है, अनवाइंडिंग कर रहा है और साल की लाइबिलिटी निकाल रहा है, और इस तरीके से एट द एंड ऑफ ईयर 2 और 2013
1 मिलियन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इट्स नॉर्मल, मतलब उसी तरीके से होगी जैसे कि हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। लेकिन बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, वीडियो के लास्ट में एक अगेन एग्जाम पॉइंट बताऊंगा, वो देखना मत भूलिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर। ऐसा भी हो सकता है कि कंसिडरेशन आपको कस्टमर को पे करनी पड़ जाए, ठीक है। वो किस केस में हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कस्टमर को ही हमें कंसिडरेशन देनी पड़े। कंसिडरेशन में आपको पहले मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर नीचे उसी सिमिलर एग्जांपल है। कंसिडरेशन उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, आपने इम्तियाज स्टोर देखा है, डिफरेंट मार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है, फॉर एग्जाम्पल डालडा की एग्जाम्पल है, डालडा कुकिंग ऑयल इज अ वेरी फेमस कुकिंग ऑयल कंपनी इन पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल उसने इम्तियाज में या किसी सुपर स्टोर के अंदर अपना काउंटर लगाया हुआ है, तो इम्तियाज के पास या ये जो कोई भी शॉप मार्ट है, वो उसको बोलेगा कि भाई आप एक काम करें, यहाँ पे स्टोर या जो आप स्टोर यहाँ पे आप काउंटर लगाया हुआ है, जिसको बेस्पोक बेस्पोक सॉरी बेस्पोक नहीं, उसे कुछ एक वर्ड यूज होता है उसके लिए, आई आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो वो आप उसने बेसिकली वहाँ पे एक काउंटर इज अ गुड वर्ड आई गेस, तो काउंटर लगाया हुआ है, तो वो उसको इम्तियाज या सुपरमार्ट बोलेगा कि आप इसके लिए हमें कंसिडरेशन दें, पैसे दें, क्योंकि आप हमारे स्पेस पर, क्योंकि इम्तियाज या सुपरमार्केट का वो स्पेस है, वो बिल्डिंग है, उधर पे वो आपको डेकोरेशन नॉर्मली नहीं करके दे रहा होता। तो उस सिनारियो के अंदर क्या कर रहा होगा, जो कस्टमर है वही आपको, क्योंकि आप जो है इम्तियाज के लिए सुपरमार्केट के लिए कस्टमर हैं, तो वो आप उसको फॉर एग्जाम्पल 100,000 रुपीज दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर काउंटर, कि आप वहाँ पे डेकोरेशन लगाएंगे, स्टिकर्स होंगे, आपके बैनर्स होंगे, आपकी आपके कलर का फॉर एग्जाम्पल काउंटर होगा, नॉर्मली आपने देखा होगा डिफरेंट सुपरमार्केट्स के अंदर। तो उस तरीके से वो जो है आपके आपसे पेमेंट लेगा। तो उस सिनेरियो के अंदर आप उसके कस्टमर बन जाएंगे और आप उसको पेमेंट कर रहे होंगे, आप उसके बेसिकली कस्टमर ही हैं, क्योंकि इम्तियाज आपसे खरीद रहा है डालडा के फॉर एग्जाम्पल जो है इन्वेंट्री। तो इस सिनेरियो के अंदर कस्टमर पेबल टू पेबल कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर हो जाती है, ठीक है। इफ कंसिडरेशन इज पेड टू कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर अ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, then it is essentially a purchase transaction and should be accounted for in the same way as other purchases from suppliers। कह रहा है कि ये परचेज ट्रांजैक्शन बन जाती है और नॉर्मली उसी तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होगी जैसे दूसरी परचेज ट्रांजैक्शन की सप्लायर से होती है, ठीक है। assuming that the consideration paid to a customer is not in exchange for a distinct good for services, an entity should account for it as a reduction on the transaction price। जब भी ऐसा सिनारियो होगा आप रिडक्शन ट्रांजेक्शन प्राइस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस $100,000 की थी, पेबल टू अ कस्टमर 25,000 था और कंसिडरेशन रिमेनिंग आपकी रह गई 75,000, तो आप नेट ऑफ कर देंगे उसमें से जितना आपका अमाउंट बन रहा होगा। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। गोल्डन गेट कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ मेजर चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स, जैसे मैंने बताया आपको अभी एग्जांपल दी थी, उसी तरह की एग्जांपल है ये भी। The customer commits to buy at least $20 million of products over the next 12 months, I guess understandable। The terms of the contract require Golden Gate to make a payment of $1 million to compensate the customer for changes that it will need to make it to its retail stores to accommodate the products, ठीक है जी। उसी काउंटर की बात कर रहा है। By 31st December 2011, Golden Gate Company has transferred products with a sales value of $4 million to the customer। How much revenue should be recognized by Golden Gate Company in the year end 31st December 2011, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ ही लेते हैं डायरेक्टली। द पेमेंट मेड टू द कस्टमर इज नॉट एक्सचेंज फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, सही है जी। देयरफॉर $1 million पेड टू द कस्टमर इज इन रिडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस, क्योंकि वो 1 मिलियन जो है पे कर रहा है उसको, ठीक है जी, कस्टमर को। दैट बिकॉज रिटेल स्टोर इज अ कस्टमर फॉर गोल्डन गेट, तो कस्टमर इज अ आप कस्टमर को कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिलियन के। तो हम क्या करेंगे, टोटल रिडक्शन एंड रिड्यूस प्राइस कैसे निकालेंगे कि 20 मिलियन के टोटल हमने इसको बोले थे गुड्स रखने को,
तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, कितने से प्राइस रिड्यूस होगी, 5% से। सही है, 1 million divided by 20 is 5. Therefore, Golden Gate reduces the transaction price of each good by 5% as it is transferred. By 31st December 2000, Golden Gate should have recognized revenue of 3.8. क्यों? 4 million के out of 20 इसने ट्रांसफर किए थे, 20 million का 5% बनता है 1, तो 4 million का 5% बनता है 0.2, तो इसलिए 3.8 million बना है। इस पिक्चर को भी देख लें, ये क्या कह रहा है, 20 million के इसने प्रोडक्ट्स ट्रांसफर किए रिटेल स्टोर्स कस्टमर को, 19 million इसका गोल्डन गेट सेलर है। एक्चुअल में वो 19 million की दे रहा है ना, क्योंकि 1 million तो उसमें से आउट ऑफ 20 million वो है जो कि उसने काउंटर लगाना है। सो 1 million कंसिडरेशन फॉर क्रिएटिंग अ शॉप, दैट इज 5%। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल और कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल नहीं है। सही है जी। तो यहाँ तक आज हम इस वीडियो को रखेंगे। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में मैं एक पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट ये है कि इन एग्जाम्पल, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स किट के अंदर भी मौजूद है। तो आपने, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कि हर एग्जाम्पल को जाके ढूंढना है और इसको करते जाना है। मैं यहाँ पर टेक्निकल आर्टिकल्स को भी डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के, तो वो भी आपने वीडियोस देखनी है जो कि आगे आती रहेंगी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैंने एग्जाम पॉइंट्स लास्ट वीडियोस में भी शेयर किए हैं, तो वो भी आपने लाजमी देखने हैं। सो दिस वाज अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर टुडेज वीडियो। हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्जाम फोकस्ड होगा, एग्जाम से रिलेटेड होगा, तो वो आपने ज़रूर देखना है। और वीडियो के दरमियान भी मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स बता रहा होता हूँ, तो वो भी आपने पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको किसी अदर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है किसी और टीचर से। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम दीज वीडियोज़ कम्प्लीटली। सही है, तो वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। अगेन दोबारा बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो मेरी आती रहे, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, और कोई भी क्यूरीज मुझे कमेंट करें। मैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आने वाला हूँ IFRS 15 की, ऑलमोस्ट ऑन अ नेक्स्ट डे मे बी। तो आप मेरे चैनल को, जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो वीडियो भी पहुँच जाए। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।